लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स है आपका मेरे साथ। उसके लिए आपने जो टेक्स्ट बुक लेनी है वो रॉजर बॉले की बुक लेनी है। ये इसका सेकंड एडिशन आप लोगों ने लेना है। अगर तो आपको ये ईजिली मार्केट से या लाइब्रेरी से मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर दूँगी। मीनवाइल आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या हो सकता है आपको गूगल पे भी ये फ्रीली अवेलेबल हो। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। So here is our first lecture. How to study the physics of large objects. Large objects की physics को आप किस तरह से study करेंगे? What does it mean large objects? अब objects और systems. Large objects से large system क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गैस है किसी कंटेनर में, या लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर, या आपके पास कोई बल्क में सॉलिड मटेरियल है, तो ये सारे के सारे आपके लार्ज ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। अब इन लार्ज ऑब्जेक्ट्स की फ़िज़िक्स मीन उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी करना है, उसके दो डिफरेंट वेज हैं उनको स्टडी करने के। दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं एक्चुअली इसको स्टडी करने के। कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं? एक ओल्ड अप्रोच है जो कि क्लासिकल अप्रोच कहलाती है। वो क्लासिकल अप्रोच के ऊपर जो है बेसिकली क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स डिपेंड कर रही होती है। ये यूँ कह लें कि वो जो हमारी ओल्ड अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है। जो न्यू अप्रोच है दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा होता है, या वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है? वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिफ़ाइन करती है। तो दो अप्रोचेज़ हैं, बाय यूजिंग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड बाय स्टडिंग द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इन दो अप्रोचेज़ के थ्रू आप लार्ज ऑब्जेक्ट्स की फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो दो लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़ा वेल नोन है, आपने ऑलरेडी सुना होगा, और दूसरा जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये बेसिकली ये दो लॉज और प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर सारी की सारी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो उससे डील करता है हीट और वर्क के साथ, और ये स्टेट करता है कि हीट और वर्क जो है वो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, दोनों एनर्जी की फॉर्म है, और वो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक। जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो डायरेक्टली डील करता है एंट्रोपी के साथ। एंट्रोपी क्या है? ये अलाउ करता है कि हीट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जो है वो ट्रैवल करती है या मूव करती है। ठीक है, और ये बेसिकली एंट्रोपी के साथ जो है वो डील करता है। इसको फिर हम लेटर देखेंगे कि एंट्रोपी एक्चुअली है क्या और किस तरह से जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो न्यू अप्रोच थी या स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को बेसिकली डिफाइन कर दी, या क्यों कह लें कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं? तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक्चुअली दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव में? एक तो ये है कि बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिराइव करेंगे। ठीक है ना, उसको हम ड्राइव करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। कौन से लॉज? वही फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उनको हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई फार्मूलाज, कोई रिलेशन चाहिए होंगे, कोई इक्वेशन चाहिए होंगी। तो वो इक्वेशन हम कहाँ से फाइंड करेंगे, कहाँ से ड्राइव करेंगे? बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल अप्रोच या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जी, अब ये दोनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर के साथ डील करते हैं। कि मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट से मुराद यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं। अब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप लार्ज स्केल पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, या यूँ कह लें कि जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो उसकी बेसिक्स हैं। तो जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉज हैं, ये इसमें आप सिर्फ मैक्रोस्कोपिक हम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज हम इसमें जस्ट स्टडी करते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में दे डोंट इन्वॉल्व अ माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर।
आप सिस्टम की या मैटर की माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन को यूज़ नहीं करते हैं या वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि सिस्टम को एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना, सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना है, यानी कि आप इंडिविजुअल सिस्टम का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है या इंडिविजुअल एटम है या इंडिविजुअल उसका जो बेसिक एलिमेंट है उस लेवल पे उसको स्टडी जो है वो आपने नहीं करना, ठीक है। उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। इस सिस्टम की अगर माइक्रो स्टेट की बात करें तो वैसी स्टेट होती है कि उस स्टेट में हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी कि छोटे तीन लेवल पे हमने उसको स्टडी करना होता है। और छोटे तीन लेवल पे आपको पता है कि उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। हमेशा आपका कोई सिस्टम है लाइक ए गैस है, उस गैस का सबसे छोटे से छोटा सिस्टम या उसकी कह लें कि बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज़ द एटम। तो उसको हमने एटॉमिक लेवल पर स्टडी करना है, तो वो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी या माइक्रोस्कोपिक स्टेट होगी। जबकि मैक्रोस्कोपिक स्टेट में आपने ओवरऑल पैरामीटर को स्टडी करना होता है, ओवरऑल प्रॉपर्टी को देखना होता है, लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, एटसेट्रा। आपने किसी एक बड़ी प्रॉपर्टीज को लार्ज स्केल पे स्टडी करना होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें एक इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन, तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज हीट एंट्रोपी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली हीट और एंट्रोपी को स्टडी करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स से मुराद ये अगेन लार्ज सिस्टम्स, ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये देखिए दो चीज़ों को स्टडी कर रही है, हीट और एंट्रोपी को। हीट क्या है, हीट क्या है, बेसिक्स है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और एंट्रोपी क्या है, बेसिक्स है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है दो स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम्स हैं थ्रू माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर। इसमें आपने मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने दोनों में स्टडी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को ही करना है, लार्ज सिस्टम को ही करना है, लेकिन इसमें हमने उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना है, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना है, विच प्रोवाइड अ मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिससे आपको ज़्यादा आप डिटेल से प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल अप्रोच या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। So thermodynamics basically concerned with systems having large number of particles. So thermodynamics basically that concerned with systems having large number of particles that can be contained in some kind of wheel. कि थर्मोडायनामिक्स में आपने एक ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उसको किसी न किसी आपने कंटेनर में एक सिवियल के अंदर उसको आपने कंटेन किया हुआ है। अब कैसा सिस्टम हो सकता है, किस किस्म के सिस्टम हो सकते हैं, वो आपके पास कोई फ्लास्क लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास गैस किसी कंटेनर के अंदर भी हो सकती है, आपके पास कोई ब्लॉक ऑफ आइस भी हो सकता है। अब ये सारे के सारे जो हैं वो सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं, इनको हम थर्मोडायनामिक्स इनकी फाइंड कर सकते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स इनकी फाइंड कर सकते हैं, और इसी सिस्टम को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि हमने जब किसी सिस्टम को स्टडी करना होता है तो देखिए आप किसी सिस्टम की एक्यूरेट जो है प्रॉपर्टीज़ तभी स्टडी कर सकते हैं अगर उस सिस्टम के अंदर बाहर से किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो, बाहर से किसी किस्म की भी कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अगर देखें एक सिस्टम है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास किसी कंटेनर के अंदर गैस है, आप उसको देखें स्टडी कर रहे हैं, अगर स्टडी आप करें और साथ में आप उस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई हीट भी आ रही है, बाहर से आप उसके अंदर मजीद कोई गैस भी एंटर करते जाएं या कोई और भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस अगर उसमें आप करते हैं तो कभी भी आप सिस्टम की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो हमने जब भी किसी सिस्टम को एग्जैक्टली उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले उस सिस्टम को इंसुलेट करना है, उसको रेस्ट ऑफ सराउंडिंग से हमने आइसोलेट करना होता है, ठीक है। आइसोलेशन करने से मुराद ये है कि आपने उसे किसी ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ उसको सराउंड कर देना है कि बाहर से किसी किस्म की भी कोई हीट या कोई और चीज़ उसमें एंटर ना हो सके। तो अब हम उस सिस्टम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसमें एनर्जी जो है या हीट जो है वो एंटर ना हो सिस्टम के अंदर, हाउ टू प्रिवेंट एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए बेसिकली हमें एक चाहिए कोई इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल या कोई इंसुलेटिंग वॉल चाहिए जो आप अपने उस सिस्टम की सराउंडिंग में लगा सकें या उस सिस्टम को सराउंड कर सकें उस इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ, ताकि बाहर से किसी किस्म की कोई हीट सिस्टम में एंटर ना हो सके।
तो ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं बेसिकली जो जिससे हम सिस्टम को अलाउ करें कि उसमें किसी किस्म की एनर्जी एंटर या लीव ना करे। तो ऐसे वॉल्स को हम कहते हैं इंसुलेटिंग वॉल्स कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग वॉल्स भी, या उसको हम एडिबेटिक वॉल भी कहते हैं। एडिबेटिक वॉल जो है बेसिकली इंसुलेटिंग वॉल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि एडिबेटिक वॉल की टर्म हम तब यूज़ करते हैं अगर हम कहें कि हमारी वॉल जो है वो 100% जो है वो इंसुलेटिंग है। तो एक्सपेरिमेंट देखें जब हम करते हैं लैब में, तो कभी भी हमारे पास 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हमेशा वहाँ पे अक्सर आपने जब एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपने हमेशा एरर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एरर आपने कैलकुलेट किया होगा। तो एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब है कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो लीकेज किसी किस्म की हो रही होती है, आपके पास एक्यूरेट 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसी तरह से ऐसा है कि कोई भी ऐसी वॉल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है कि जिसे हम कहें कि ये 100% इंसुलेटिंग है, कि इसको हम अगर किसी सिस्टम के साथ लगाते हैं तो वो किसी किस्म की हीट जो है वो इन या आउट नहीं होगी। हमेशा थोड़ी बहुत हीट जब इन आउट हो ही जाती है। तो ये जो एडिबेटिक वॉल की बेसिकली जो नोशन है, ये थ्योरेटिकल नोटेशन है बेसिकली, ठीक है। ये इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये डजंट एग्जिस्ट इन रियल, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन एडिबेटिक वॉल वो वॉल है कि अगर हम इसको थ्योरेटिकली इसकी बात करें तो सिस्टम को अगर हम एडिबेटिक वॉल के साथ आइसोलेट कर देते हैं तो उसमें किसी किस्म की भी हीट या एनर्जी जो है वो एंटर या लीव नहीं करती है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम को हम सराउंड कर दें एडिबेटिक वॉल के साथ, देन इट इज़ सेड टू बी थर्मली आइसोलेटेड। वो सिस्टम फिर वो थर्मली आइसोलेटेड कहलाता है। जब भी आपके पास थर्मली आइसोलेटेड की टर्म आएगी तो इसका मतलब है कि आपने वो सिस्टम को एडिबेटिक वॉल के साथ आइसोलेट कर दिया, सराउंड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम ये बात करेंगे, आई नो हमें पता है कि ये एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन जब भी हमने बात यही करनी है कि हम जो है उस सिस्टम को 100% हमने उसको आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उसमें किसी किस्म की भी जो एक्सटर्नल इंट्रैक्शन है, किसी किस्म की भी कोई इंट्रैक्शन हो रही है, इंटरप्शन हो रही है, किसी किस्म की कोई भी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं या मैग्नेटिक फील्ड की इंटरप्शन है, किसी किस्म की, वो हम सारी की सारी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम को जब आप किसी एडिबेटिक वॉल के साथ सराउंड करेंगे तो वो सिस्टम थर्मली आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रहे कि ये एक थ्योरेटिकल नोटेशन है। इन रियलिटी ऐसी वॉल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी कि जो वॉल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी जो उनमें से इन या आउट हो ही रही होती है। तो नो एनर्जी कैन एंटर सच अ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। अगर तो आपके पास कोई ऐसा थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें कोई एनर्जी या हीट जो वो एंटर या लीव नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपने उसको इंसुलेटिंग वॉल से यानी कि एडिबेटिक वॉल से सराउंड कर दिया है तो कोई एनर्जी एंटर या लीव नहीं करेगी। बट कुछ वॉल्स ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी में होती ही यही हैं, वॉल्स जो एनर्जी को अलाउ करती हैं कि वो सिस्टम में पास करें, ठीक है ना। द वॉल्स दैट अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू देम दे आर कॉल्ड द डायाथर्मल वॉल। एक्चुअली जो हम लैब में यूज़ करते हैं या एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं वो बेसिकली डायाथर्मल वॉल्स होती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी उनमें कहीं ना कहीं एंटर हो ही रही होती है, पास हो ही रही होती है सिस्टम में। सो द नेक्स्ट टर्म इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? हम अक्सर आपने जब थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ते हैं, आपने पहले भी स्टडी की होगी, उसमें आप बार बार इक्विलिब्रियम की टर्म जो है वो आपने स्टडी की होगी। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम की टर्म क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, जब आप कोई सिस्टम लेते हैं, अब वो सिस्टम है उसकी कोई भी चीज़ जो है लाइक उसका टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, या उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या उसका प्रेशर है, या उसकी विस्कोसिटी है, या उसकी सरफेस टेंशन है, कोई भी उसका पैरामीटर है फर्ज करें, वो जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होता है, ठीक है। आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने क्या किया, उस सिस्टम को आपने किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ आपने सराउंड कर दिया, ठीक है। जब आपने उस सिस्टम की सराउंडिंग में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है तो क्या होगा, लाइक अगर ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरे पास एक सिस्टम ए था, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने, ये हमारी इंसुलेटिंग वॉल है या इंसुलेटिंग मटेरियल है, मैंने इसको इस सिस्टम को इस इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर इसको मैंने कन्फाइन कर दिया है। अब ये जो एरिया हमारे पास, ये जो साइड है, ये सारी की सारी क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है ना। ये हमारी सराउंडिंग है, ये हमारा सिस्टम ए है, इसको मैंने किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ कवर कर दिया है। अब होगा क्या, ये इंसुलेटिंग वॉल है, ये मटेरियल है,
तो होगा क्या कि आफ्टर सम टाइम, अब चूंकि देखिए इस मटेरियल की वजह से सिस्टम के अंदर ना तो किसी किस्म की कोई चीज़ आ रही है ना जा रही है, ना तो हीट इन होगी ना आउट होगी, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सिस्टम के जो हैं उसके अंदर ही रहेंगे, ना बाहर से कोई और पार्टिकल आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, यानी कि किसी किस्म की कोई चीज़ भी बाहर से अंदर नहीं आएगी, अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो होता क्या है कि जब हम इसको यूँ इंसुलेट कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये सिस्टम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि जिस स्टेट में पहुंचने के बाद उस सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इवन विस्कोसिटी, डिफरेंट कोएफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर जो हैं उस सिस्टम के वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, इनिशियली वो चेंज हो रहे थे, जैसे ही आपने ये वॉल लगाई वो ऐसा ऐसा चेंज हो रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, इनके टाइम के साथ मजीद उनमें चेंज आना बंद हो जाएगा। तो जब वो सिस्टम की सारी पैरामीटर, सारी चीज़ें जब किसी सिस्टम की कांस्टेंट हो जाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो सिस्टम एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया है जो कि उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। सो व्हेन सिस्टम हैज़ रीच्ड सच अ स्टेट इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि अब उसकी सारी चीज़ें जो हैं, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उसकी सारी पैरामीटर्स जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हो गए हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी कोई चीज़ भी चेंज नहीं हो रही है। लाइक उसका एक वेल डिफाइंड टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल उसका सिस्टम का टेम्परेचर 20 केल्विन है। ठीक है, उसका आपके पास कोई प्रेशर है 10 पास्कल। ठीक है, उसका आपके पास कोई वॉल्यूम है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका इसका वॉल्यूम है। तो ये सारी की सारी उसकी अब एक वेल डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, उस सिस्टम के पैरामीटर्स की वेल डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। अब वो चेंज नहीं होंगी इस स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के बाद अब कोई भी चीज़ जो है, उसका कोई भी पैरामीटर किसी किस्म का भी वट एवर, चाहे वो ये पैरामीटर है, चाहे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, चाहे उसका डिफरेंट कोएफिशिएंट है, वट एवर, कोई भी पैरामीटर अब उसका चेंज नहीं हो रहा। दैट्स मीन कि सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, अच्छा, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उसको हमने डिफाइन कैसे करना है, उसको स्पेसिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो सिस्टम कोई भी गैस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स से हमारा जो सिस्टम है वो कोई गैस है। जब कोई गैस आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी तो उस गैस को जो कि इक्विलिब्रियम में है उसको आपने कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। That system is completely specified by its volume, pressure and the number of particles. यानी कि नंबर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे n मैं यूज़ कर रही हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये 3 पैरामीटर से आप किसी सिस्टम को जो कि इक्विलिब्रियम में है उस सिस्टम को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इन 3 पैरामीटर के साथ, या यूँ कह लिए आप उस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। आपने किसी सिस्टम की को बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मेजर करनी है, उस सिस्टम को स्टडी करना है, तो आप उसका वॉल्यूम अगर आपको पता है, उसका आपको प्रेशर पता है, आपको उस नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, तो आप उस सिस्टम को कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट देयर इज़ वन कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट देयर आर नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कि जब आप उस सिस्टम की ये चीज़ें बता रहे हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो इंटरेक्शन है, ये बाहर से जो एक्सटर्नल इंटरप्शन वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। अगर तो कोई ऐसी इंटरप्शन है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस बाहर से है, फिर कभी भी आप उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो आप बता नहीं पाएंगे, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से ये पैरामीटर जो है वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देंगे। तो इनका वेल डिफाइंड होना तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास वहाँ पे कोई भी किसी किस्म की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, सो किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम को आपने डिफाइन करना है, उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करना है, तो हम उसके वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम की भी हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो नॉर्मली हम जिसके साथ हम डील करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो बेसिकली इसकी 3 तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल इक्विलिब्रियम है। 3 डिफरेंट किस्म के इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। ठीक, अब देखें थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम नाम से भी आपको ऑब्वियस हो रहा है, थर्मल यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, हीट या एनर्जी के लिए की में हम बात कर रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बेसिकली देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स विच इवेंचुअली बिकम बैलेंस एंड द फ्लो स्टॉप। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि आपके पास कोई सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम के बीच में एनर्जी जो है फ्लो कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। फॉर एग्जांपल किस तरह से
कि आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए था, एक सिस्टम बी है, आपके पास दो डिफरेंट सिस्टम है। सिस्टम ए का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी टी ए टेम्परेचर जब सिस्टम ए का है, सिस्टम बी का टेम्परेचर जो है वो टी बी है। अब टी ए और टी बी दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। हो सकता है कि टी ए ग्रेटर देन हो टी बी से, या फिर ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर सिस्टम ए का जो टेम्परेचर है वो लेस देन हो सिस्टम बी के टेम्परेचर से। डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे। जब आपने इनिशियली जब हम सिस्टम्स को लेते हैं तो या तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आपने दोनों लिए सिस्टम, दोनों सिस्टम को लेके आपने इन कॉन्टैक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ आपने इसका कॉन्टैक्ट करवा दिया, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया। लेकिन जैसे जब इन सिस्टम का कॉन्टैक्ट करेंगे ए और बी का, क्या होगा, जिस सिस्टम का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर ए का सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिस्टम ए से हीट जो है वो बी की तरफ जाएगी। अगर सिस्टम बी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें पता है कि हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है, तो फिर बी से ए की तरफ फ्लो करेगी और उस वक्त तक हीट फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों सिस्टम के टेम्परेचर जो हैं किसी एक टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, लाइक किसी एक टेम्परेचर की वैल्यू पे नहीं आ जाते। लाइक अगर इसका टेम्परेचर इनिशियली 20 था, इसका 30 था, तो इन दोनों को आपने कांटेक्ट करवाया और उस वक्त तक इनके दरमियान में हीट फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। लाइक दोनों किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल मैंने रफली कह रही हूँ कि किसी दोनों का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फाइनली, ठीक है। अब जैसे ही एक फिक्स वैल्यू दोनों के टेम्परेचर की हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा, तो दोनों सिस्टम के दरमियान में जो हीट फ्लो है वो स्टॉप कर जाएगी। जब स्टॉप कर जाएगी हीट फ्लो, किसी किस्म की भी हीट फ्लो नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट, वी नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स विच इवेंचुअली बैलेंसेस एंड द फ्लो स्टॉप्स, ठीक है। और उस टेम्परेचर को फिर हम कहेंगे, वो जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा जो कि दोनों सिस्टम का सेम होगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि वो उसका इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है। वो दोनों सिस्टम का सेम होगा अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो सेकंड इक्विलिब्रियम पे हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ईच सिस्टम चेंज, दो आपके पास अगेन लेट्स से सिस्टम है, दोनों सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करेगा, कब तक, अनटिल अ बैलेंस इज रीच्ड एंड द वॉल्यूम चेंजेस स्टॉप, ठीक है। सेम वही चीज़, उसमें एनर्जी इन्वॉल्व थी, हीट इन्वॉल्व थी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। मैं वैसी एग्जांपल अगेन आपके पास सामने रख रही हूँ। दो सिस्टम है आपके पास, अगेन ए है बी है, ठीक है। ये भी आपके पास कोई गैस है कंटेनर में, सिस्टम बी में भी आपके पास कोई गैस है किसी किस्म के कंटेनर में। सिस्टम ए का जो इनिशियल वॉल्यूम है लेट्स से दैट इज़ V1, सिस्टम बी का जो इनिशियल वॉल्यूम था दैट इज़ V2, ठीक है, बिफोर कॉन्टैक्ट। आपने क्या किया, आपने दोनों सिस्टम को लिया, लेके आपने इनके दरमियान में कॉन्टैक्ट इस तरह से कराना है कि दोनों सिस्टम के दरमियान में आपने एक होल रखना है, यानी कि यहाँ पे एक डिफ्यूजन करवानी है आपने। दोनों की जो ये जो जॉइंट वाली वॉल है ना, उस वॉल में आपने एक होल क्रिएट कर दिया। अब देखिए जैसे होल क्रिएट करेंगे, अब इनिशियली इन दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं था, या V1 ग्रेटर था या फिर V2 ग्रेटर था, लेकिन जैसे ही आपने देखिए इनके दरमियान में डिफ्यूजन कराई, आपने पार्टिकल्स को अलाउ कर दिया है, गैस पार्टिकल्स को, कि वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकें। तो जैसे ही वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के एक साइड से दूसरी पे जाएंगे, आइदर जिसके ज़्यादा हैं वो उसके दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो वॉल्यूम दोनों का चेंज होना शुरू हो गया। V1 V2 ये तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक कि दोनों वॉल्यूम जो हैं, दोनों साइड्स की जो पार्टीशन हुई है, दोनों साइड्स का जो वॉल्यूम है वो बराबर नहीं हो जाता। V1 और V2 जो है वो बराबर नहीं हो जाते, यानी कि वो किसी एक फिक्स वैल्यू पे, वॉल्यूम की एक फिक्स वैल्यू पे नहीं आ जाते। जब दोनों साइड्स का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तो उस सूरत में वॉल्यूम चेंज जो है वो मज़ीद नहीं होगी, वॉल्यूम चेंजेस जो है वो स्टॉप हो जाएंगी और हम कहेंगे कि अब एक बैलेंस स्टेट जो है वो अकर कर रही है, और वो जो बैलेंस है दैट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे आ गया, यानी उसके वॉल्यूम में फर्दर चेंजेस जो हैं वो स्टॉप हो गई हैं, ठीक है। तो हम फिर कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। तो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, दैट इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ इन्वॉल्व है, यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द सिस्टम्स अनटिल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम के दरमियान में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज है, फ्लो है, और वो उस वक्त तक एक्सचेंज होता रहेगा, फ्लो पार्टिकल एक साइड से दूसरी तरफ करते रहेंगे जब तक
until a new chemical balance is reached and the flow stops. जब आपके पास जैसे ही दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। इसकी फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि हमारे पास किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि सी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एलिमेंट कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट्री पार्टिकल आपके पास, ठीक है, सी जो है वो डी के साथ रिएक्ट किया, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करके इन्होंने कोई बाउंड स्टेट बना दी सी डी, ठीक है। ये इन्होंने कोई बाउंड स्टेट बना दी सी डी। अब ये इसमें किसी किस्म के भी एटम और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा आप क्लियरली समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल कि ये जो सी में है जिसे मैं कह रही हूँ कि आपके पास कोई एलिमेंट्री पार्टिकल है, फर्ज करें ये कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो डी है ये हमारे पास मैंने कोई प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब आपने कंबाइन किया तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करने से आपके पास एक हाइड्रोजन एटम बन गया, ठीक है। इनको जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास एक हाइड्रोजन एटम बन गया। अब ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, इनको जब आपने कंबाइन किया जो हाइड्रोजन एटम बना ये बेसिकली अब इनकी बाउंड स्टेट है। अब इसमें क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कब आपके पास रीच करेगा कि जब आपके पास जितनी आपके पास इनिशियली कि दोनों तरफ का जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। जितने आपके पास इंडिविजुअल एलिमेंट्री पार्टिकल थे उतनी ही आपके पास उसकी बाउंड स्टेट होनी चाहिए, यानी कि जितना रेट ऑफ फॉर्मेशन है उतना ही रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों रेट्स जो है इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। रिएक्शन की टर्म में आप इसको यूँ समझ सकते हैं। अगर हम ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में बात करें तो अगेन ये इस एग्जांपल को भी आप सामने रख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चूंकि वॉल्यूम की बात की थी, या वॉल्यूम के बजाय अगर हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लूँ, इसी एग्जांपल्स को हम दोबारा लेते हैं इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी। ये सिस्टम ए था, सिस्टम ए में लेट्स सपोज जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो n1 है, ठीक है। n1 फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रफली कह लिया कि वो 100 है। सिस्टम बी मैंने ले लिया, ठीक है। सिस्टम बी के अंदर भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल वो हैं जी 50 हैं, n2, ठीक है। ये बिफोर इंट्रैक्शन है। अब मैंने क्या किया, सिस्टम ए और सिस्टम बी इनको मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। मैंने लेकिन जब कंबाइन किया तो ये जो इनकी सेंटर वाली वॉल थी उसके बीच में मैंने एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से आपने एक ओपनिंग रख दी, होल क्रिएट कर दिया। ये सिस्टम ए है, ये बी है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपने एक होल रख दिया तो क्या होगा, डेफिनेटली जिस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, जहाँ पे इस वाले सिस्टम बी का में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे, इसमें प्रेशर कम था। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक डिफ्यूजन क्रिएट की, आपने यहाँ पे एक होल क्रिएट किया, तो इमीडिएटली क्या होगा, सिस्टम एक जिस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं वो कम की तरफ जाएंगे, जहाँ उन्हें स्पेस ज़्यादा मिलेगी उधर जाएंगे। यहाँ से इस तरफ जो है वो पार्टिकल का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस वक्त तक जो है इनका फ्लो जारी रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस वक्त तक एक्सचेंज होते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इक्वल नहीं हो जाते, यानी कि n1 = n2 = n, यानी कि किसी एक वैल्यू पे नहीं आ जाते। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वो वैल्यू जो है वो 70 है, दोनों तरफ जो है वो 70 इक्वल हो गए, लाइक या इनका हाफ कर लें, ये बनता है 75 बनता है, ठीक है। 75 पार्टिकल जब दोनों साइड्स पे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ गए, ठीक है। तो अब 3 डिफरेंट तरह के इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक आपने टर्म सुनी होगी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, कि हम बात करते हैं जी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपसे कहा जाए कि कोई सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है, तो वो सिस्टम कब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, अगर उस सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम भी अटेन कर लिया है, अगर उस सिस्टम ने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी अटेन कर लिया और इस सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट उस सिस्टम की अगर रीच कर गई हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को पिक नहीं कर पाते हैं, वो इसको मिक्स कर देते हैं। लाइक अगर उनसे पूछा जाए कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है तो वो कहेंगे जी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। नो, देखिए अगर सिस्टम का हम कहेंगे ना कि टेम्परेचर इक्वल है, टेम्परेचर बैलेंस है, तो वो सिस्टम सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर उसका सिर्फ वॉल्यूम
बैलेंस है तो वो सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, अगर उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो वो सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर एट द सेम टाइम उस सिस्टम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम